Hi students, welcome in chemistry classes. I am Priyanka Jain and you are watching Inorganic Chemistry's lecture in Hindi. आप लोग देख रहे हैं हिंदी में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर्स। तो हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री स्टार्ट किया था और लास्ट लेक्चर्स में आपको मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराए थे। अभी हम लोग देखने वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम द CSIR NET दिसंबर 2019 क्वेश्चन पेपर। ओके, हम लोग आज देखेंगे दिसंबर 2019 के क्वेश्चन पेपर से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट वैल्यूज ऑफ विजिबल एब्जॉर्प्शन बैंड्स फॉर द फॉलोइंग स्पीसीज इज। ओके, हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट्स का जो वैल्यू है एब्जॉर्प्शन बैंड में उनका करेक्ट ऑर्डर क्या होगा। हमको चार टाइप के कॉम्प्लेक्सेस दिए हुए हैं। देखिए, एप्सिलॉन मैक्स की वैल्यू का ऑर्डर पूछा गया है। एप्सिलॉन मैक्स जो है वो डायरेक्टली किस पर डिपेंड करता है, एब्जॉर्प्शन पर या एब्जॉर्बेंस पर। जितना ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा उतनी ज्यादा वैल्यू होगी मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट की। और ये एब्जॉर्प्शन किस बात पर डिपेंड करता है कि कौन सा जो आप देख रहे हो चार्ज ट्रांसफर है या डीडी ट्रांजिशन है, किस टाइप का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, इस बात पर दिस एब्जॉर्बेंस डिपेंड। ओके, तो देखिए आपको चार टाइप के कॉम्प्लेक्सेस यहाँ पर दिए हुए हैं। एक आपको दिया हुआ है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के केस में आपको यहाँ पर जब आप क्लोरोफिल देखते हो तो क्लोरोफिल में आपको क्या देखने को मिलता है, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा देखने को मिलता है। यहाँ पर लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर देखने को मिल रहा है, LMCT। ओके, LMCT यहाँ पर देखने को मिल रहा है क्लोरोफिल के केस में। और आपको एक बात मैंने बताई हुई थी कि जो चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्राज होते हैं वो कैसे होते हैं, अलाउड एब्जॉर्प्शंस होते हैं। तो जब भी आप अलाउड देखेंगे, अलाउड ट्रांजिशंस जब भी होंगे तो उसके केस में जो एब्जॉर्प्शन होगा वो ज्यादा होगा और जो बैंड्स होंगे वो ज्यादा क्लियर होंगे, इंटेंसिटी उनकी ज्यादा होगी, यानी कि एप्सिलॉन मैक्स की वैल्यू कैसी होगी, हाईएस्ट होगी। तो इसलिए सबसे ज्यादा जहां पर भी क्लोरोफिल दिया है, क्लोरोफिल के केस में जो मैक्सिमम इंटेंसिटी देखने को मिलेगी। ओके, तो इसलिए क्लोरोफिल जिन ऑप्शंस में दिया है उनको छोड़ के बाकी के सारे ऑप्शंस रॉन्ग है। ठीक है, तो दो में आपको दिया हुआ है क्लोरोफिल यहाँ पर और यहाँ पर। ठीक है, अभी देखते हैं आगे। आगे आपके पास क्या है, NiCl4-2। दूसरा आपको दिया हुआ है CrH2O6+2 और फिर आपको दिया हुआ है MnH2O6+2। ठीक है, तो आपको एक चीज पता है कि ये जितने भी आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है आपको, डीडी ट्रांजिशंस। ओके, डीडी ट्रांजिशंस जो होते हैं वो कैसे होते हैं, एक्चुअली में डीडी ट्रांजिशंस अलाउड नहीं होते हैं। दीज आर लेपोर्टे फॉरबिडन, दीज आर लेपोर्टे फॉरबिडन। तो एक्चुअली में ये नहीं होने चाहिए पर ये होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि थोड़ा सा रिलैक्सेशन हो जाता है, जो हमारा रूल है, सिलेक्शन रूल है, उसमें थोड़ा सा क्या हो रहा है, रिलैक्सेशन हो रहा है, जिसकी वजह से ये ट्रांजिशंस जो फॉरवर्ड ट्रांजिशंस हैं वो पार्टली अलाउड हो जाते हैं। और एक्चुअली में ये जो ट्रांजिशन में रिलैक्सेशन हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, सिमेट्री की लोअरिंग की वजह से। तो जितनी ज्यादा सिमेट्री कम होगी उतनी ही ज्यादा क्या होगा, रिलैक्सेशन होगा। और आपको पता है कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के केस में सिमेट्री कैसी होती है, लोअर्ड होती है। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं वो लेस सिमेट्रिकल होते हैं एज कंपेयर टू ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो ऑक्टाहेड्रल के केस में सिमेट्री ज्यादा होती है, इसलिए इनके केस में जो बैंड्स हैं वो कैसे होते हैं, ज्यादा फॉरबिडन होते हैं और लेपोर्टे फॉरबिडन ज्यादा होते हैं। और टेट्राहेड्रल के केस में जो है आपको कैसा देखने को मिलता है, बैंड जो होता है इनकी इंटेंसिटी ज्यादा होती है, हाई इंटेंसिटी इन द केस ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस एज कंपेयर टू ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, यानी कि एप्सिलॉन मैक्स की वैल्यू टेट्राहेड्रल के केस में ज्यादा होगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं NiCl4 के केस में एप्सिलॉन मैक्स की वैल्यू ज्यादा होगी। तो देखिए इसके बाद क्या आएगा, NiCl4। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। ठीक है, अभी आपको फिर क्या दिया है, CrH2O6+2 एंड MnH2O6+2। देखिए MnH2O6+2 ये जो है आपका, ये क्या है, D5 कॉम्प्लेक्स है। D5 का हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। और जब भी आप D5 हाई स्पिन देखते हैं वो कैसा होगा, 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ पर जब आप ट्रांजिशन करने जा रहे हो एक्चुअली में क्या होगा, यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ट्रांजिट होगा तो इसका स्पिन कैसा हो जाएगा, ऐसा रिवर्स हो जाएगा।
तो ऐसे ट्रांजिशंस कैसे होते हैं, स्पिन फॉरबिडन होते हैं, ये एक्चुअली में नहीं होने चाहिए, ये स्पिन फॉरबिडन है। इसलिए इसमें बहुत ही कम वीक इंटेंसिटी का बैंड आपको देखने को मिलेगा मैग्नीज के कॉम्प्लेक्स के केस में, क्योंकि ये कैसा है, स्पिन फॉरबिडन, इसलिए इसकी सिमेट्री सबसे कम है। ओके, इसकी इंटेंसिटी सबसे कम है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। पहले क्लोरोफिल आएगा, फिर NiCl4-2, फिर CrH2O6+2 एंड देन MnH2O6+2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, फॉर एन ऑक्टाहेड्रल Cu+2 कॉम्प्लेक्स डिपिक्टिंग एक्सियल EPR स्पेक्ट्रम G parallel is greater than G perpendicular. The geometry of Cu+2 and orbital containing the unpaired electrons are respectively. तो इस कॉम्प्लेक्स में आपको देखिए दो का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, एक तो EPR स्पेक्ट्रम और दूसरा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। दोनों चीजों को आपको नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आपको EPR स्पेक्ट्रम से या स्पेक्ट्रोस्कोपी से क्या दिया हुआ है कि G पैरेलल की वैल्यू G परपेंडिकुलर से ज्यादा है। जब G पैरेलल ज्यादा है यानी कि आपकी Z एक्सिस कैसी है, लॉन्ग है, Z एक्सिस कैसी है, लंबी है, इलोंगेटेड है। ठीक है, इसलिए आप क्या कह सकते हैं, पहली चीज कि जो कॉम्प्लेक्स है वो कैसा है, टेट्रागोनली इलोंगेटेड है, कॉम्प्रेस्ड नहीं होगा, कैसा होगा, टेट्रागोनली इलोंगेटेड होगा। यानी कॉम्प्रेस्ड वाले जो आपके ऑप्शन है वो आप पहले क्या कर दीजिए, कट कर दीजिए। अभी आपके पास दो बात बची है, टेट्रागोनली इलोंगेटेड dz² एंड टेट्रागोनली इलोंगेटेड dx²-y²। ठीक है, तो एक्चुअली में इस केस में क्या हो रहा है, जब आप इलेक्ट्रॉन्स फिल कर रहे हैं तो जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो आपका ई लेवल था, इजी लेवल, एक्चुअली में यहाँ पर क्या था, इजी लेवल में 2 इलेक्ट्रॉन्स एक ऑर्बिटल में थे और एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में था। ठीक है, 9 इलेक्ट्रॉन्स थे, D9 कॉन्फ़िगरेशन था। Cu+2 का केस आप देख रहे हो, ये D9 कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, ये आपका T2G लेवल कंप्लीटली फिल्ड है और इजी लेवल में 3 इलेक्ट्रॉन्स है। तो एक्चुअली में ये जो 3 इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके किस में आ जाएंगे, Z² ऑर्बिटल में। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन आपका dx² - y² ऑर्बिटल में होता है। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या है, टेट्रागोनली इलोंगेटेड एंड dx² - y², ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, द मोस्ट स्टेबल वैनेडियम स्पीसीज इन एक्वस मीडियम एज। आपको 4 स्पीसीज दी है वैनेडियम की। ठीक है, आपको बताना है सबसे स्टेबल स्पीसीज कौन सी होगी। देखिए आपको दो लिगेंड्स दिए हैं, ऑक्साइड और एक आपको दिया है H2O लिगेंड। तो याद रखिए वैनेडियम जब भी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो ये ऑक्साइड जो आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड है उसके द्वारा क्या होगा, स्टेबलाइज होगा। जो आपका हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव लिगेंड होते हैं वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स को क्या कर सकते हैं, कॉम्पनसेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ए ऑप्शन VH2O होल 5 OH+2। ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स में वेनेडियम आपका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ठीक है, दूसरा आपको कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है VOH2O होल 5+2। यहाँ पर आपका वेनेडियम जो है वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और यहाँ पर आपका ऑक्साइड एज ए लिगेंड प्रेजेंट है, यहाँ पर OH- एज ए लिगेंड प्रेजेंट है। फिर आपको दिया है VOH2O होल 5+, यहाँ पर वेनेडियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और ऑक्साइड एज ए लिगेंड प्रेजेंट है। और फिर आपको दिया है VH2O होल 4 OH होल ट्वाइस+2। तो यहाँ पर आपका वेनेडियम जो है वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और OH- एज ए लिगेंड प्रेजेंट है। ठीक है, H2O तो सभी में है लेकिन यहाँ पर जो डिफरेंट लिगेंड्स हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो देखिए वेनेडियम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में एक तो यहाँ है और एक यहाँ है, यहाँ पर है। ठीक है, तो जब भी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में वेनेडियम होगा तो वो ऑक्साइड लिगेंड के द्वारा क्या होगा, कॉम्पनसेट हो जाएगा, स्टेबलाइज हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी ये वेनेडियम की सबसे स्टेबल स्पीसीज है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी यहाँ पर आपसे स्पाइनल और इनवर्स स्पाइनल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, FeCr2O4 and NiGa2O4 have normal and inverse spinal structures respectively. The correct statement is, देखिए आपको इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है क्योंकि आपको ऑलरेडी यहाँ पर दे दिया है कि कौन सा स्ट्रक्चर आपका नॉर्मल है और कौन सा इनवर्स स्पाइनल है। FeCr2O4 आपको नॉर्मल स्पाइनल दिया है। तो जब नॉर्मल स्पाइनल स्ट्रक्चर होता है तो आपको क्या पता है, नॉर्मल स्पाइनल में
+2 स्पीसीज जो होगी वो टेट्राहेड्रल में होगी और +3 स्पीसीज ऑक्टाहेड्रल वॉइड में होगी। ठीक है, तो Fe यहाँ पर ये +2 है और Cr2 ये दोनों +3 आयंस है। ठीक है, तो Fe सेकेंड आपका कहाँ जाएगा, टेट्राहेड्रल में जाएगा। ओके, और Cr+3 आपका कहाँ जाएगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई करेगा, तभी ये नॉर्मल स्पाइनल स्ट्रक्चर बनेगा। ओके, दूसरा देखिए आपको दिया है NiGA2O4। ठीक है, यहाँ पर इनवर्स स्पाइनल बन रहा है। देखिए इसके बारे में कि कैसे इनवर्स स्पाइनल बनता है और क्यों नॉर्मल स्पाइनल बनता है, मैंने पूरा एक लेक्चर दिया हुआ है। यहाँ तो आपको बताया हुआ है कि नॉर्मल स्पाइनल है और इनवर्स है। अगर आपको नहीं भी बताया है तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कि कब नॉर्मल स्पाइनल बनेगा और कब इनवर्स स्पाइनल बनेगा। इसके लिए पूरा लेक्चर मैंने दिया है, अगर आपको डिटेल में देखना है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर निकिल +2 स्टेट में है और गैलियम +3 स्टेट में है। अब इनवर्स स्पाइनल है मींस टू से जो गैलियम है वो कहाँ पर प्रेजेंट है, गैलियम आपका प्रेजेंट है ऑक्टाहेड्रल साइड में प्लस हाफ ऑफ प्रेजेंट इन टेट्राहेड्रल। ओके, आधा टेट्राहेड्रल में है और आधा ऑक्टाहेड्रल में है, जबकि जो निकिल आपका +2 स्टेट है वो कहाँ है, ऑक्टाहेड्रल में प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब आपसे जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो आप इजीली देख सकते हो। ऑप्शन नंबर बी में देखिए, Fe सेकेंड ऑक्यूपाइज टेट्राहेड्रल साइड्स एंड Ni सेकेंड ऑक्यूपाइज ऑक्टाहेड्रल साइड्स। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी क्या दिया हुआ है, द करेक्ट मैच ऑफ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट फॉर कॉम्प्लेक्सेस cis Fe-phenanthrene whole twice NCS and whole twice A and Fe-phenanthrene whole thrice Cl2 at 300 Kelvin each। देखिए ये जो क्वेश्चन है वो स्पिन क्रॉसओवर से रिलेटेड है। एक्चुअली में जो ये कॉम्प्लेक्स है cis Fe-phenanthrene whole twice NCS and whole twice, ये जो आपको दिया है ऑप्शन नंबर ए में, ये एक्चुअली में क्या है, ये स्पिन क्रॉसओवर शो करता है। स्पिन क्रॉसओवर मींस जब ये हाई टेम्परेचर पर होता है तो हाई स्पिन स्टेट दिखाता है और जब ये लो टेम्परेचर पर होता है तो ये लो स्पिन स्टेट दिखाता है। ठीक है, स्पिन क्रॉसओवर कर रहा है। तो 300 केल्विन पर मतलब जब इसका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर के बराबर है, हाई है, तब उस टेम्परेचर पर ये एक्चुअली में हाई स्पिन स्टेट में पाया जाता है। ठीक है, D6 का हाई स्पिन आप देखोगे तो D6 हाई स्पिन में क्या होगा, 1 2 3 4 5 एंड 6, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है और 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से अगर आप निकालेंगे इसका मैग्नेटिक मूवमेंट तो वो कितना आएगा, √n+2। इससे इसकी वैल्यू कैलकुलेट करिए, √4 4+2, तो इसकी वैल्यू जो है वो आएगी ऑलमोस्ट 4.89 pm। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू होगी ऑप्शन ये, तो ये होगी आपकी कंपाउंड नंबर ए की वैल्यू। ठीक है, अब कंपाउंड नंबर बी जो आपको दिया हुआ है Fe-phenanthrene whole thrice Cl2, इस कॉम्प्लेक्स में एक्चुअली में स्पिन क्रॉसओवर नहीं देखने को मिलता है, ये D6 लो स्पिन स्टेट में ही रहता है। और जब D6 लो स्पिन स्टेट में आप देखोगे तो सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, पेयर्ड अप हो गए। ओके, तो n की वैल्यू 0 आएगी, इसलिए मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू कितनी आएगी, 0। तो इसलिए आपका आंसर होगा 4.9 bm फॉर A एंड 0 bm फॉर B। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप 8 एलिमेंट इज मोर रीडली शोन इन द ऑक्साइड देन इन द फ्लोराइड्स। तो ये बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। ग्रुप 8 के एलिमेंट्स जो हैं उनकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट उनके ऑक्साइड्स में देखने को मिलती है। Fe can exist in -2 formal oxidation state also। Fe जो है वो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में देखने को मिलता है। एक कॉम्प्लेक्स FeCO4 -2। ओके, ये जो कॉम्प्लेक्स है इसे हम कहते हैं कॉलेमन रिएजेंट। इस कॉम्प्लेक्स में आपको आयरन की -2 ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलती है, इसलिए ये भी राइट आंसर है। अभी ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया है, Mn TCn Re इजीली फॉर्म्स M सेकेंड कॉम्प्लेक्सेस। एक्चुअली मैग्नीज तो बनाता है +2 कॉम्प्लेक्सेस, लेकिन रीनियम के केस में रीनियम को अगर आप देखते हैं तो ये +4 +5 +6 और +7 स्टेट्स ज्यादा कॉमनली शो करता है, इसलिए ये ऑप्शन रॉन्ग आंसर है। ठीक है, तो सही स्टेटमेंट है ऑप्शन नंबर ए एंड बी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द बेस हाइड्रोलिसिस ऑफ सियोप्रिडिन होल फॉर Cl2+। ये कॉम्प्लेक्स आपको दिया है सियोप्रिडिन होल फॉर Cl2+। इसको मैं स्ट्रक्चर बना के बताना पसंद करूंगी। यहाँ पर क्या है, एक्चुअली में 4 पिरिडिन रिंग्स हैं इस टाइप से। देखिए यहाँ पर पिरिडिन रिंग्स अटैच्ड हैं, ठीक है, और बीच में यहाँ पर Cl ग्रुप्स प्रेजेंट है। अगर आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देख रहे हैं तो आपको पता चलेगा यहाँ पर कोई भी एसिडिक प्रोटॉन प्रेजेंट नहीं है। नो एसिडिक प्रोटॉन हियर, ओके, कोई भी एसिडिक प्रोटॉन प्रेजेंट नहीं है। तो SN1CB रिएक्शन तब प्रोसीड करती है जबकि एसिडिक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट किया जा सकता है। तो इसलिए यहाँ पर SN1CB मैकेनिज्म पॉसिबल ही नहीं है। नो SN1CB मैकेनिज्म कैन प्रोसीड हियर, ओके। तो जब एसिडिक प्रोटॉन नहीं है तो SN1CB मैकेनिज्म नहीं होगी, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 को आप कट कर दीजिए, ये नहीं हो सकता है। अब आपको दिया हुआ है कि इंटरमीडिएट इन्वॉल्व, या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है, मींस टू से अगर SN2 मैकेनिज्म हो रही है तो ये हो सकता है कि OH माइनस जो है वो आपका रेट एक्सप्रेशन में इन्वॉल्व हो या इस टाइप का इंटरमीडिएट बने, ठीक है। तो इस टाइप का इंटरमीडिएट तभी बन सकता है जबकि यहाँ पर एक OH भी आप अटैच कर देते हैं। और एक्चुअली में ये कॉम्प्लेक्स इतना बल्की है कि इसमें एक और लिगेंड को अटैच नहीं किया जा सकता, इसलिए यहाँ पर एसोसिएटिव मैकेनिज्म प्रोसीड नहीं कर सकती है। इसको सिर्फ एक ही तरीके से प्रोसीड किया जा सकता है, दैट इज डिसोसिएटिव मैकेनिज्म, ओके। तो ये रिएक्शन जो है वो डिसोसिएटिव मैकेनिज्म से प्रोसीड करने वाली है, इसलिए इसके रिएक्शन का जो रेट है that does not depends upon the OH माइनस आयन concentration, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ओके। तो ये थे सारे क्वेश्चंस आपके दिसंबर 2019 के क्वेश्चन पेपर से। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।